सो हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारा जो ये लेक्चर रहने वाला है हमारा कौन सा आर्मी जीडी ट्रेड्समैन। ठीक है, कौन कौन आर्मी जीडी के लिए भी काम करेगा, ये ट्रेड्समैन के लिए भी काम करेगा और साथ के साथ आपका WMP के लिए काम करेगा। ठीक है, तो वो लेक्चर हमारा आज ये सेकंड रहने वाला है। इसके पहले मैंने आपको कल एक लेक्चर 11 बजे लाइव करवाया था। ठीक है, तो वो पहला लेक्चर था हमारा, आज ही हमारा सेकंड लेक्चर होगा। आपने पहला लेक्चर अगर नहीं देखा तो आप चैनल पे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, कैसे मैं आपको एक क्वेश्चन के अंदर 5 से 6 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ, तो उस हिसाब से आपका 50 क्वेश्चन में मैं 250 से 300 क्वेश्चन आपको एक दिन में करवा दूंगा, 1 से 1.5 घंटे में। ठीक है, मैथ रीजनिंग सब कुछ इसमें होगा। इतनी इजी वे में आपको समझाऊंगा मैं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कोई आपका डाउट अगर रहा करे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना वीडियो के बाद। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी जो हमारा 100% सिलेक्शन बैच है वो लॉन्च कर दिया गया है, उसके डिटेल वीडियो आपको आज मैक्सिमम शाम तक यूट्यूब चैनल पर दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, कंप्यूटर के क्षेत्र में HLL का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीन्ड बाय HLL इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग? हाइपर लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लो लैंग्वेज या तो फिर हाई लेवल लिस्ट। तो क्या होता है, ये बहुत रेयर है लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में आपके पूछ ले। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो HLL का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म जो आपको पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन? पहला तो आपका पूछा जाता है पैन, यानी कि पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, एक आपका पूछा जाता है PDF का। ठीक है, इसका क्या होता है? तो इसका होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है PDF का। ठीक है, एक आपका पूछा जाता है सिम का। ठीक है, तो सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बताऊंगा उसको आपको नोट जरूर करना है। ठीक है, बिना नोट किए आपका काम नहीं चलने वाला। ठीक है, अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ATM का पूछा जाता है। ठीक है, तो ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड। ठीक है, ये तो बहुत ईजी भी है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ATM का फुल फॉर्म होता है। आपसे वाईफाई का पूछा जाता है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको LED का ध्यान में रखना है और LCD का ध्यान में रखना है। LED का क्या होता है? तो LED का होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, और LCD का क्या होता है? तो LCD का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, पैन, PDF, सिम, ATM, वाईफाई, LED और LCD। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की महानतम साहित्यिक रचना कृतियों में से महाकाव्य कामायनी का लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कामायनी? हमें ये बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं। कौन कौन से 4 ऑप्शंस हैं हमारे? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद्र, मोहन राकेश या तो फिर जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी पुस्तक की रचना किसने की है? ये तो आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा 12th में। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी पुस्तक की रचना की है और ये आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है। ठीक है, और कौन सी पूछी जाती है इसके अलावा? तो एक आपसे पूछी जाती है अकबरनामा। ठीक है, ये मैंने कई बार एयरफोर्स और आर्मी के एग्जाम में देखा है। ठीक है, तो अकबरनामा पुस्तक की रचना किसने की है? ये की है अबुल फजल ने। किसने की है? अबुल फजल ने। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एक आपको ध्यान में रखना है अष्टाध्यायी का। कौन सा? अष्टाध्यायी नामक पुस्तक, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है पाणिनि नामक कवि ने। ठीक है, इसको पाणिनि ने लिखा था। ठीक है, एक आपका पुस्तक पूछी जाती है, ये हिस्ट्री की एक पुस्तक है, इंडिका। इंडिका पुस्तक को किसने लिखा था? तो इंडिका पुस्तक का लेखक है मेगस्थनीज। ठीक है, क्या है? मेगस्थनीज है। ठीक है, और आपको ध्यान में रख लेना है, हाँ, राज तरंगिणी कई बार पूछा जाता है। तो राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है?
रास्तरंगिणी पुस्तक के लेखक है कल्हड़। कौन है? कल्हड़ है। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, 4 से 5 पॉइंट्स हो गए ना, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। रास्तरंगिणी बता दिया मैंने, और एक और ऐसे ही है कोई बाबरनामा पुस्तक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सी? बाबरनामा। तो बाबरनामा किसने लिखी है? बाबरनामा लिखी है बाबर ने। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ी यूरेनियम भंडार में से एक माने जाने वाला तुमलपल्ली निम्न में से किस राज्य में है? मतलब कि पहले तो आपको ये क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार कौन सा है, तो तुम्बलपल्ली है। ठीक है, ये कहाँ है ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये है आंध्र प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, भारत जो है वो यूरेनियम कितना उत्पादित करता है विश्व का? तो भारत यूरेनियम 2% विश्व का उत्पादित करता है। ठीक है, समझ में आ गया। यूरेनियम जो है ना वो कैसी अवस्था में पाया जाता है? तो यूरेनियम स्वतंत्र अवस्था में, यानी कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हिमालय में धौलाधर श्रेणी का एक भाग है। द रेंज धौलाधर इन द हिमालयास इज अ पार्ट ऑफ द डैश। मध्य हिमालय का, लघु हिमालय का, ट्रांस हिमालय का, या तो फिर शिवालिक का। तो किसका भाग है? ये भाग है आपके लघु हिमालय का, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिमालय में जो धौलाधर श्रेणी है वो किसका भाग है? वो लघु हिमालय का भाग है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, जो धौलाधर है, अगर मैं आपसे बात करूँ धौलाधर, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 3500 मीटर से लेकर के 6000 मीटर तक। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी तो आपको पता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है विश्व की? सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8848। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि शिवालिक किधर की है, तो शिवालिक जो है वो बाहरी हिमालय की एक श्रृंखला है। ठीक है ना, कहाँ की श्रृंखला है? बाहरी हिमालय का। ये भी आपसे हो सकता है क्वेश्चन कर दे। ठीक है, कहाँ की श्रृंखला है ये? बाहरी हिमालय की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे डैश राज्य में केवल महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जो लूर डांस है वो कहाँ का है ये हमें बताना है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, या तो फिर मध्य प्रदेश। कहाँ का है? हरियाणा राज्य का है लूर डांस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, कुछ और मैं अगर आपको हरियाणा का बताऊं कि कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान में रख लेना है हरियाणा का एक खेड़ा नृत्य। ठीक है, कौन सा? खेड़ा नृत्य। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख नृत्य कौन कौन से होते हैं? तो राजस्थान के प्रमुख नृत्य होते हैं जैसे घूमर हो गया। ठीक है, कठपुतली हो गया। कठपुतली नृत्य भी राजस्थान का ही है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और घूमर हो गया, कठपुतली हो गया, एक है सुईसिनी नृत्य। ठीक है, ये भी राजस्थान का ही एक नृत्य है। ठीक है, पंजाब की अगर मैं बात करूं, पंजाब में कौन कौन से हैं, तो पंजाब में आपको 2 ध्यान में रखना है, एक गिद्धा ध्यान रखना है और एक भांगड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, गिद्धा और भांगड़ा। मध्य प्रदेश लिखा हुआ है तो इसके बारे में भी बता देता हूं मैं। मध्य प्रदेश का वैसे कुछ खास ज़्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना, बल्कि आपको छत्तीसगढ़ का ध्यान में रख लेना है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जगह छत्तीसगढ़ के आप कुछ डांस याद रख लीजिएगा। कौन कौन से? क्या नाम था उसका? राहस करके एक डांस होता है। ठीक है, राहस डांस छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, और आपको ध्यान में रख लेना है एक नाचा करके डांस होता है वो। ठीक है, और गाड़ी करके डांस होता है वो। ठीक है, ये सारे कहाँ के हैं? तो ये सारे छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व एवरी एनुअली कब? ठीक है, तो 26 दिसंबर, 12 जनवरी, 14 जुलाई, या तो फिर 18 नवंबर को। तो ये मनाया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 12 जनवरी को। ये तो मैंने कल भी आपको बताया था। ठीक है, कल भी आपको मैंने ये बताया था। ठीक है, अगर आपको ध्यान में हो तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ष 12 जनवरी को किसके दिवस पर? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। किसके? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, शरावती घाटी किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द शरावती वैली लोकेटेड? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, या तो फिर मध्य प्रदेश। तो कहाँ है शरावती घाटी? शरावती घाटी है आपकी कर्नाटका में, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट होगा।
एक आपसे पूछ सकता है युमथांग घाटी के बारे में। किसके बारे में? युमथांग घाटी के बारे में। युमथांग घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपकी सिक्किम राज्य में, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और एक घाटी आपको ध्यान में रखना है दिरांग करके होती है, ठीक है। दिरांग घाटी कहाँ स्थित है? तो दिरांग घाटी है आपकी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एक आपको ध्यान में रखना है नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी कहाँ स्थित है? ये है लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश होता है, मतलब होता क्या है ही, ठीक है। और एक आपको ध्यान में रखना है सांगला घाटी। सांगला घाटी कहाँ की है? तो सांगला घाटी है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं एक्स्ट्रा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली गई? द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज टेकन फ्रॉम रसिया, जर्मनी, यूएसए या तो फिर ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ से ली गई है? ये ली गई है आपके रसिया देश से, यानी ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रसिया से ली गई है मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा, ठीक है। और कौन से देश से क्या लिया गया है? तो अगर मैं जर्मनी की बात करूं, जर्मनी से क्या उधार लिया गया है? तो जर्मनी से उधार लिया गया है आपातकाल का सिद्धांत, ठीक है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या लिया गया है? न्यायिक व स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर आपसे बात करूं मैं, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। क्या ली गई है? समवर्ती सूची, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा कि आपातकाल तो हो गया, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, हो सकता है पूछ ले, तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली। क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली, तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है, ठीक है। आयरलैंड को मैं कैसे भूल सकता हूँ? आयरलैंड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है नीति निदेशक तत्व। क्या लिया गया है? नीति निदेशक तत्व, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपके आयरलैंड देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल अंतराल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर गैप इज लोकेटेड बिटवीन मालदीव्स एंड मिनिकॉय? तो कौन सा जल अंतराल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है? तो वो 8 डिग्री चैनल है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ 9 डिग्री चैनल किसके बीच में स्थित है? तो ये जो स्थित है, ये आपका स्थित है कावारत्ती व मिनिकॉय के बीच में, ठीक है। किसके बीच में? कावारत्ती और मिनिकॉय के बीच में, ठीक है। 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल जो आपका है वो है छोटा निकोबार, किसके बीच में? छोटा निकोबार व कार निकोबार के बीच में स्थित है, ठीक है। पाक स्टेट, पाक स्टेट किसके किसके बीच में स्थित है? तो पाक स्टेट भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका देश के बीच में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। पाक स्टेट हो गया। एक होता है ग्रैंड चैनल, इसको भी आपको ध्यान में रख लेना है। ग्रैंड चैनल किन दो देशों के बीच में है, मतलब किन दो चीज़ों के बीच में? तो ये है सुमात्रा द्वीप के बीच में और निकोबार के बीच में, ठीक है। सुमात्रा और निकोबार के बीच में ग्रैंड चैनल स्थित है, ठीक है। तो ये सारे कैसे हैं? ये जल अंतराल है, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि का निर्माण 16 शताब्दी में दूसरे सिख गुरु द्वारा करवाया गया था, वो कौन थे ये हमें बताना है, ठीक है। द गुरुमुखी स्क्रिप्ट वॉज कॉइन्ड बाय द सेकेंड सिख गुरु इन द 16th सेंचुरी AD। किनके द्वारा करवाई गई थी, मतलब कि ये जो गुरुमुखी लिपि का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? तो ये गुरु अंगद के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है कि ये सिखों के सेकंड गुरु थे, ठीक है। सिखों के कौन से गुरु थे? दूसरे नंबर के गुरु थे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सिखों के प्रथम गुरु कौन है? तो सिखों के प्रथम गुरु हैं गुरु नानक देव। कौन है? गुरु नानक देव जी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड तो आपको मैंने बता दिया, अंगद हैं, ठीक है, गुरु अंगद। तीसरे हैं गुरु अमरदास। कौन? गुरु अमरदास, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।
और इसी तरह आपसे क्वेश्चन करता है सिखों के 10वें गुरु कौन है, तो सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिखों के 10वें गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मैसूर राज्य और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया। वेन वॉज द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर फॉट बिटवीन किंगडम ऑफ मैसूर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कब लड़ा गया था इनके बीच में दूसरा युद्ध। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1780 से लेकर के 1784 के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ युद्ध आपको जो रटे होने चाहिए। ठीक है, क्या रटे होने चाहिए, जैसे कि तराइन का फर्स्ट वॉर, तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1191 में। ठीक है, तराइन का ही दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था, तो दूसरा युद्ध तराइन का लड़ा गया था 1192 में। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। एक आपको ध्यान में रखना है हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 1576 में। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक आपको ध्यान में रख लेना है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। और आपको ध्यान में रखना है बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, 5 से 6 युद्ध हैं जहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्मा गार्डियन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स धर्मा गार्डियन 23 बिटवीन इंडिया एंड जापान वॉज हेल्ड इन विच कंट्री, ये हमें बताना है। श्रीलंका, इंडिया, जापान या तो इंडोनेशिया। तो कहाँ लड़ा गया, मतलब ये कहाँ आयोजित हुआ, तो ये आयोजित हुआ आपके जापान में। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको कि एक्स धर्मा जो गार्डियन युद्ध है वो भारत और जापान के बीच में लड़ा होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, उसी तरह कुछ और सैन्य अभ्यास आपको ध्यान रखना है जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि संप्रीति सैन्य अभ्यास। ये किन दो देशों के बीच में होता है, तो ये होता है भारत व बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, किसके बीच में होता है, भारत व बांग्लादेश के। उसी तरह आपको एक ध्यान में रखना है मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास। कौन सा, मित्र शक्ति। मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच का है, तो ये है भारत व श्रीलंका के बीच का। ठीक है, इसको भी आपको रट ही लेना है, जो मैं बता रहा हूँ वो आपको रट ही लेना है। ठीक है, इसके अलावा आपका कहीं से आएगा भी नहीं। उसके बाद आपको ध्यान में रख लेना है वज्र प्रहार। ठीक है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वही बताऊंगा। वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच में लड़ा मतलब होता है, तो ये होता है भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है, ठीक है, भारत और किसके बीच में होता है, अमेरिका के बीच में। कौन कौन से हो गए, संप्रीति, मित्र शक्ति, वज्र प्रहार और एक आपको याद रख लेना है गरुड़ शक्ति। ठीक हो, कौन सा, गरुड़ शक्ति अभ्यास। तो गरुड़ शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच का होता है, ये होता है भारत व इंडोनेशिया के बीच का। ठीक है, किसके दो देशों के बीच का है, इंडोनेशिया और भारत के बीच का। ठीक है, इंडोनेशिया और भारत। तो ये ध्यान में रखना है। 4 युद्ध आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान में ही रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के निम्न में से किस शहर में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके, कोयम्बटूर, नागपुर, हैदराबाद या तो फिर चेन्नई। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक से 2 बार करवा रखा है। ठीक है, तो 13th नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश या तो उत्तर प्रदेश। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, कई बार मैंने आपको बताया है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगर मैं आपसे बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपसे पूछेगा भी कि साक्षरता दर वाला राज्य सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला, तो वो है केरल। ठीक है,
सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका बिहार। ठीक है, सबसे कम साक्षरता वाला बिहार है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आपको और ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, इन विच 5 ईयर प्लान द बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। पहली, दूसरी, तीसरी या तो फिर चौथी, तो किस किसमें नेशनलाइज किसमें हुआ था, किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ये हमें बताना है। तो ये आपका हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो ये थी आपकी 1969 से लेकर के 1974 के बीच में। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है, और दूसरी कब से कब तक थी, तो 1956 से लेकर के 1961 तक। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से लेकर के 1966 तक था। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। कई बार पूछ लेता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, तो 1961 से 1966 तक था। ठीक है, अब यहाँ के आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, साइंस का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चीनी मिट्टी के बर्तन, एल्यूमिनियम, टंगस्टन या तो फिर निकल। तो कौन सा है, ये जो है आपका चीनी मिट्टी के बर्तन जो है वो विद्युत के सुचालक नहीं है, मतलब कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये नहीं है। एल्यूमिनियम होता है, टंगस्टन होता है और निकल भी होता है, निकल इसे कहते हैं नॉर्मली। ठीक है, आगे बात समझ। ठीक है, तो जो चीनी मिट्टी होता है इसका यूज़ किस में करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चीनी मिट्टी का यूज़ हम करते हैं बर्तन में, हो गया जैसे कि बर्तन वगैरह बनाने के लिए करते हैं ना, बर्तन हो गया, प्याले हो गया, कटोरी, ये सब बनाने के लिए चीनी मिट्टी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, झूले पर बैठी लड़की की गति कैसी होती है, द स्पीड ऑफ द बॉय, सॉरी लड़के की गति कैसी होती है, द स्पीड ऑफ द बॉय ऑन सिटिंग द स्विंग इज। एक समान होती है, वृत्तीय होती है, असमान होती है या तो फिर आवर्ती होती है। तो झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होती है, उसकी जो गति होती है वो आवर्ती गति होती है, यानी कि रेकरिंग स्पीड होती है उसकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आवर्ती गति हम किसे कहते हैं, तो वो गति जिसमें कोई वस्तु या कोई पिंड, ठीक है, कोई वस्तु या कोई पिंड एक निश्चित टाइम के लिए, ठीक है, अपनी जो स्पीड है उसको दोहराता है। अब जैसे झूले में कोई व्यक्ति बैठा है तो एक निश्चित टाइम के लिए वो इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, है ना, वही क्या कहलाती है, आवर्ती गति कहलाती है। इसकी अगर और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो जैसे घड़ी की सुई की जो गति होती है वो भी आवर्ती ही गति का उदाहरण होता है। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर कक्षीय गति में चक्कर लगाना। ठीक है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, ये भी कैसी गति होती है, आवर्ती ही गति होती है। और बाकी झूले पर बैठे लड़के की गति भी आवर्ती गति होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द सन मेजर्ड बाय, पायरोमीटर, क्रोनोमीटर, ओडोमीटर या तो फिर अल्टीमीटर। क्या होगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा सूर्य का तापमान मापने के लिए, जो उच्च तापमान मापने के लिए हम पायरोमीटर का यूज़ करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रोनोमीटर का यूज़ काहे के लिए किया जाता है, तो क्रोनोमीटर का यूज़ किया जाता है पानी के जहाज़ों में सही समय का पता लगाने के लिए। ठीक है, पानी के जो जहाज़ होते हैं उसमें समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ओडोमीटर का यूज़ किसके लिए किया जाता है, तो ओडोमीटर जो कार में स्पीड के लिए लगाया जाता है। ठीक है, कार वगैरह में जो स्पीड के लिए मेज़र करने के लिए एक होता है ना मीटर, उसी को हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, ये आ गया समझ। अल्टीमीटर का यूज़ किसके लिए करते हैं, अल्टीमीटर का यूज़ किसके लिए करते हैं, तो ऊंचाई सूचित करने के लिए करते हैं, यानी हाइट मापी जाती है इससे। ठीक है, क्या मापी जाती है, हाइट यानी कि ऊंचाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त कैंसर में कौन से रक्त कोशिकाओं का उत्पादन और कार्य प्रभावित होता है, द प्रोडक्शन एंड फंक्शन ऑफ विच ब्लड सेल्स आर अफेक्टेड इन ब्लड कैंसर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बोथ ए एंड बी या तो फिर नन ऑफ दीज। तो किसका इफेक्ट होता है ब्लड कैंसर में, ये आपका होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं हम इन्हें। ठीक है, क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। ठीक है,
बाकी आपको ये ध्यान में रखना है कि जो रक्त कैंसर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका लीकेमिया, ठीक है, ठीक है। दूसरा आपका होता है लिम्फोमा, ठीक है, कौन सा? लिम्फोमा। और आपको तीसरा ध्यान में रखना है मायालोमा, ठीक है। ये रक्त कैंसर के टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्रंथियां हमारे आंखों से आंसू का कारण बनाती हैं। कौन सी ग्रंथियां जो हैं हमारे आंखों से आंसू बनाती हैं, ये हमें बताना है। एडर्नल, थायराइड, लैक्रिमल या तो फिर पिट्यूटरी, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका जो सही जवाब होगा आपका, आंख से आंसू बनाने का काम लैक्रिमल करती है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो पिट्यूटरी ग्रंथ होती है वो क्या होती है? इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसे हम मास्टर या तो पीयूष ग्रंथि भी इसे ही कहते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कहते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये होती कहाँ है? तो ये मस्तिष्क में होती है, यानी कि ब्रेन में होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? ये जो है, पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि थायराइड जो ग्रंथि होती है वे एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। किस तरह? अंतःस्रावी। और ये कंठ के नीचे होती है। कंठ यानी जो हमारा गला जिसे हम बोलते हैं उसके नीचे होती है ये, ठीक है। आगे बात समझ। बचा क्या? अधिवृक्क बच रहा है, ठीक है। अधिवृक्क कहाँ होता है? गुर्दे के ऊपर पाई जाती है। ये किसके ऊपर पाई जाती है? गुर्दे के ऊपर पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के दौरान वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच ऑफ रेन वाटर ड्यूरिंग एसिड रेन? मोर देन 5.6, बिटवीन 6 to 8.5, 5.6 के बराबर या तो फिर कम 5.6 से, मतलब कि 5.6 से ज़्यादा, इसके बीच में 5.6 के बराबर या 5.6 के कम, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा में जब जल का पीएच मान वो कितना होता है? वो होता है 5.6 से कम, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछ सकता है जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो मैं लिख रहा हूँ उसको रट ही लीजिएगा नोट करके, ठीक है ना। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है, ठीक है। सिरका यानी विनेगर का कितना होता है पीएच वैल्यू? ये भी आपसे पूछा है कई बार, तो ये होता है 3, ठीक है। मानव रक्त का आपको ध्यान में रखना है, यानी कि ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो इसका होता है 7.4, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो पीएच स्केल है इसका पता किसने लगाया था? तो इसका पता लगाया था सारेंसन ने, ठीक है। किसने लगाया था? सारेंसन ने लगाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये 4 ही आपको ध्यान में रखना है पीएच वैल्यू, ठीक है ना। जल का, दूध का, सिरका का और मानव रक्त का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सवाल निम्न में से किस समूह से संबंधित है? एल्गाई बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स? टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, आवृतबीजी या तो फिर एंगियोस्पर्म्स या तो फिर ब्रायोफाइटा। तो किससे संबंधित है शैवाल? तो शैवाल जो संबंधित है वो आपका थैलोफाइटा से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थैलोफाइटा समूह क्या होता है? ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। किसका? वनस्पति जगत का, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें किसका अध्ययन होता है, मतलब कि इसमें किसके बारे में बताया जाता है? तो इसमें पौधे के बारे में, जड़ के बारे में, तना के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। बाकी शैवाल क्या होते हैं? शैवाल क्या होते हैं? शैवाल देखिए, शैवाल होते हैं एक कोशिकी और बहुकोशिकी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। शैवाल कैसे होते हैं? एक कोशिकी होते हैं व बहुकोशिकी होते हैं, ठीक है। एक कोशिकी व बहुकोशिकी होते हैं। और शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये कभी कभी पूछ लेता है। तो शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, दाद किस प्रकार की बीमारी है? व्हाट टाइप ऑफ डिसीज इज रिंग वॉर्म? जीवाणुवीय, कवकीय, प्रियॉन या तो फिर विषाणुवीय। तो क्या होगा सही जवाब? दाद जो है वो एक प्रकार का कवकीय बीमारी है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से वो होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जीवाणु की वजह से कौन कौन से रोग हो सकते हैं आपको, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जीवाणु की वजह से हो सकता है आपको टाइफाइड, ठीक है। क्या? टाइफाइड होता है। तपेदिक जिसे हम टीबी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है प्लेग जो चूहे की वजह से होता है, वो हो सकता है आपको। हैजा रोग जो होता है वो भी जीवाणु की वजह से ही होता है, ठीक है।
कवक की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं, क्योंकि कह रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे दांत मैंने आपको बताया, एक होता है गंजापन यानी बाल्डनेस, ठीक है, वो भी इसी की वजह से होता है। दमा रोग भी कवक की वजह से होता है, और एथलीट फूट नामक रोग भी कवक की वजह से ही होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और विषाणु की भी आपको ध्यान में रख लेना है, क्योंकि जब दो बता रहा हूँ तो एक और बता देता हूँ। विषाणु की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं, तो डेंगू हो गया, ठीक है, खसरा हो गया, चेचक जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं यानी कि छोटी माता, वो हो गया, ठीक है, पोलियो हो गया, ये सब वायरस रोग हैं, ठीक है, पोलियो वगैरह ये सारे कैसे हैं। अब तो कोरोना भी ऐड हो गया है वायरस में, तो कोरोना भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये भी कैसा रोग है, विषाणु यानी कि वायरस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विषाणु में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, विच हार्मोन इज सेक्रेटेड फ्रॉम टेस्टिकल्स, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या तो फिर एस्ट्रोजन। तो कौन सा होता है, ये आपका होता है ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन, यानी वृषण यानी कि टेस्टिकल्स से क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है, थायरॉक्सिन आपका निकलता है थायराइड ग्रंथि से, कहाँ से, थायराइड ग्रंथि से, ठीक है। इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ, इंसुलिन होता है अग्नाशय, ठीक है, इंसुलिन का संबंध किससे है, स्त्रावण कहाँ से होता है इसका, अग्नाशय से होता है, ठीक है। और एस्ट्रोजन का संबंध कहाँ से हो, मतलब कहाँ से इसका स्त्रावण होता है, तो एस्ट्रोजन का संबंध आपका होता है ग्राफियल फॉलिकल से, ठीक है, किससे, ग्राफियल फॉलिकल से। इसको आपको ध्यान में नहीं रखना, ये आप तीनों ही ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कास्टिक सोडा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम परऑक्साइड। तो क्या होगा सही जवाब, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। आगे बात समझ, सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को हम कहते हैं NaCl, इसका नाम होता है साधारण नमक, ठीक है। और Na2CO3 किसका सूत्र होता है, तो Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। इसे हम धावन सोडा भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा या तो धावन सोडा भी इसे कहा जाता है, Na2CO3 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनर्ट गैस विच इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, नियॉन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन या तो फिर हीलियम। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम, ठीक है। तो हीलियम जो है उसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहली आवर्त में रखा गया है, ठीक है। आगे बात समझ में, अब आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि निष्क्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस कौन कौन सी हैं, चार ऑप्शन दे देगा, बोल देगा इसमें से कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान में रखना है, हीलियम होती है इनर्ट गैस, ठीक है, नियॉन होती है इनर्ट गैस, ठीक है, और आपका आर्गन होती है, ठीक है, क्रिप्टॉन होती है इनर्ट गैस यानी कि अक्रिय गैस, ठीक है, और कौन सी होती है, और होती है शायद जेनॉन, शायद क्या जेनॉन होती है, ठीक है, और होती है रेडॉन, ठीक है। तो ये सारी कौन सी गैसेस होती हैं, अक्रिय यानी कि इनर्ट गैसेस होती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल डैश दूरी के साथ बढ़ता है, दूरी के साथ घटता है, दूरी के वर्ग के साथ घटता है या तो फिर दूरी के घन के साथ घटता है। तो किसके साथ घटता है, क्या किसी विद्युत आवेश का विद्युत क्षेत्र बल, ठीक है। तो क्या होता है ये क्या होता है, देखिए मैं आपको एक पॉइंट्स बता देता हूँ कुछ, ठीक है। ये जो नियम है ये किस नियम से संबंधित है, तो ये कूलॉम के नियम से संबंधित है। कूलॉम का नियम क्या कहता है, कूलॉम का नियम ये कहता है कि दो आवेशों Q1 और Q2 के बीच में जो बल लगता है, ठीक है, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के बीच अनुक्रमानुपाती, यानी कि कूलॉम का नियम ये है कि F समानुपात Q1 Q2 अपॉन D, ठीक है। आगे बात समझ, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो क्यों, अब अगर आपका विद्युत क्षेत्र का क्या होगा, अगर बल बढ़ेगा तो दूरी घटेगी, ठीक है।
दूरी के साथ क्या होगा, दूरी के साथ घटता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई अगर 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति की गणना कीजिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 50 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स पावर। तो क्या होगा राइट आंसर, कैसे इसे सॉल्व करते हैं, देखिए शक्ति का जो सूत्र होता है D बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें फोकल लेंस की लंबाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 मीटर। क्यों, क्योंकि 50/100 कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 मीटर आ गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/1/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा यानी कि 2D आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगी इसकी शक्ति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2D। ठीक है, समझ में आ गई बात। ध्यान आपको ये रखना है कि जो उत्तल लेंस की शक्ति होती है, ये किसका सूत्र है, उत्तल लेंस की शक्ति का सूत्र है। ठीक है, D बराबर 1/f होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो उसका परावर्तन की घटना घटित होती है। कैसी घटना घटित होती है हमें ये बताना है। ठीक है, वेल लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ शाइनी सरफेस, द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑक्योर्स। अनियमित होता है, विसरित होता है, नियमित होता है या तो फिर सामान्य होता है। तो कैसा होता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये नियमित होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार के परावर्तन में क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो किसी समतल चिकने पृष्ठ पर, किसमें, ये मान लीजिए कोई एक परावर्तक तल है, ये क्या है, एक परावर्तक तल। ठीक है, ठीक है, ये एक परावर्तक तल है। तो जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो किसी समतल चिकने पृष्ठ पर समांतर दिशा में आपतित होती हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होती हैं, आपतित होती हैं। ठीक है, जब आपतित होती हैं तो वहाँ से क्या होती हैं, वो परावर्तित होती हैं। जब आपतित होंगी तो क्या होंगी, परावर्तित होंगी। तो ये कौन सी किरणें हो गई, देखिए प्रकाश के जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसमें जो क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो आपतित होती हैं। तो ये हो गई हमारी आपतित किरणें। ठीक है, और आपतित के साथ वो क्या होती हैं, परावर्तित भी हो गई। तो ये हो गई परावर्तित किरणें। और यही आपतित और परावर्तित का जो होता है यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा नियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए। व्हाट शुड अप्रॉक्सीमेटली बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टर ऑफ फॉर एन इको। ठीक है, आगे बात समझ। तो इसके लिए जो मिनिमम ध्वनि होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 17 मीटर। ठीक है, स्रोत